हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जीडी के मेरे बच्चों, मेरे साथियों, ये बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि ये टाइम है जिस टाइम पे आप हो सकता है कि अगर आपका कोई टॉपिक जो है वीक है तो उनको देख करके आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते हो, ये सारी चीज़ें भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है, अपने बारे में। इस टाइम पे डीमोटिवेशन या निगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास है। जितना ही आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में भी जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यानी कि निगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहो। जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि नहीं आपको समझ में आया है, एक बार रिवाइज़ कर लो जो टाइम है। और अगर नहीं टाइम है तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सफिशियंट है, ठीक है। एटलीस्ट इतना मान के तो चलो कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उतना आपके लिए हो सकता है पर्याप्त है। तो आप उतना लेकर के जो है अच्छे से, यानी कि अगर आपने मेहनत की है सच में, तो अब ये नहीं कि किसी ने एक टॉपिक पढ़ लिया और ये सोच ले जो है कि हमने तो एक टॉपिक पढ़ा है, सर ने बोला सफिशियंट है तो बस ये मेरे लिए सफिशियंट है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसी तैयारी नहीं होता है। कभी आपका चलो ठीक है, हो सकता है कि 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। तो हो सकता है कि कोई टॉपिक छूट गया हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कुछ इतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। इतना नहीं सोचना है। हाँ, जितना आपने पढ़ा है उतने को जो है अच्छे से आप मतलब रिवाइज करके और बढ़िया से जाइए। बाकी जो टाइम अभी बचा हुआ है आप पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा थोड़ी कि सबका पेपर जो है 4 फरवरी को ही होगा, बाद में भी होगा। तो हो सकता है कि आपको अभी लगभग 1 महीने का या 1 महीने का टाइम मिल जाए। तो 1 महीने में आप जो चीज़ें नहीं पढ़े हो उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। तो चलो हम आज का अपना टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो हमारा जो है 20 फरवरी 2024 में जितने भी पेपर हुए थे, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि 4 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, 4 शिफ्ट का हमने पेपर आपको करवा दिया है। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन। डेट है 21 फरवरी 2024। ये शिफ्ट होगी फर्स्ट, जो होती है 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये वाली चीज़ें पता चल जाएं कि हमें मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस सोल्यूशन के साथ में और वीडियो सोल्यूशन के साथ में कहाँ से करनी है, ठीक है। और उसके बाद में हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का हम अपना मतलब मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठा कीजिए और साथ में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया कीजिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2.3 बार, यानी कि यहाँ पर 2.3 बार और 4.3 बार का मान क्या है। देखो, जब बार लगा होता है इसको सबसे पहले हमें यहाँ पर भिन्न में चेंज करना है। तो कभी भी अगर बार वाली संख्या है, इसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 23। 2 के ऊपर बार नहीं था, 2 इसमें से घटा दो और बटे में क्या कर लो, दशमलव बाद में क्या है, केवल एक अंक है जिसके ऊपर बार है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। और ऐसे प्लस बीच में लगा है, यहाँ पर हो जाएगा 43। माइनस ये 4 घटा देंगे आगे वाला, और बटे क्या कर लेंगे, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसके लिए हम 9 लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 23 में से अगर आप 2 घटाओगे तो ये बचेगा 21/9, और प्लस 43 में से 4 घटाओगे तो ये बचेगा 39/9। 39 और 21 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 60/9 आ जाएगा। इसको 3 से काट दो। 60/9 आया है, इसको 3 से काट दोगे तो 3 से काटोगे, 3 × 3 = 9, 20×3 = 60, मतलब 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। 20/3 हमारा आंसर होगा, हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये हमसे पूछा गया है 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना है। तो 512 का 64% निकालना, मतलब 512 और गुणे 64%, तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100। और प्लस 215 का 46%, तो 215 हो गया, और गुणे 46, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100। इसी को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 512 को सीधा 64 से गुणा कर दो। 512 को अगर आप 64 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 32,768, और बटे में आएगा यहाँ पर 100। और ऐसे प्लस 215 को 46 से गुणा कर दो। 215 को 46 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 9,890, और बटे में 100। दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लो। अंश को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले 8 आएगा, उसके बाद में 9 6 15 हो जाएगा, और फिर 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा। फिर 2 9 11 1 12 हो जाएगा, उसके बाद में फिर 3 1 4, यानी कि 42
1658/100 हो जाएगा। इसको जब 100 से भाग करोगे तो कितना देगा, 426.58। 426.58 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। कन्फ्यूज नहीं होना है ऑप्शन को देख करके, दशमलव के बाद में 58 तो सब में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा 426.58। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात जो है 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, यानी कि जो दूध मिलाया गया है वो प्रारंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो दूध और पानी का अनुपात था, जो मिल्क और वाटर यहाँ पर है, इसका हमें अनुपात दिया गया है। ये अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, और बाद में करा है इसमें कुछ दूध मिलाते हैं, यानी कि पानी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। पानी में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बस केवल दूध में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ दूध मिलाएंगे, उसके बाद में अनुपात क्या हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। देखो पानी में ना तो चेंज हो रहा है, ना ही इसका अनुपात ही चेंज हो रहा, 3 था 3 ही है। यहाँ पर ये 2 से कितना हो गया, 10 हो गया। 2 से 10 हो गया तो यहाँ पर कितना जुड़ा होगा, बीच में 8 लीटर और जुड़ा होगा। यहाँ पर कितना जुड़ा है बीच में, 8 लीटर ही तो दूध हमने जोड़ा है, 8 यूनिट दूध हमने जोड़ा है, यानी कि यहाँ पर 2 से 10 में जाने के लिए हमने 8 यूनिट दूध जोड़ा है। तो ये जो 8 यूनिट है, ये पहले वाले कुल मिश्रण का कितना परसेंट है। देखो पहले वाला मिश्रण कितना, 2 लीटर दूध मान लो, 3 लीटर पानी मान लो, कुल कितना था, 5 लीटर था। तो ये 5 लीटर का जो 8 लीटर है कितना परसेंट है, तो 8/5 कर लो। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे पूछते हैं उसको नीचे रखते हैं। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंट में चेंज कर लो। 5 से 100 को काटेंगे 20 आएगा, 20 से 8 को गुणा करेंगे 160% आ जाएगा। 160% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर जो इतना है, बर्नौलीज का रूल लगा के इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6+2 तो ऐसे रह जाएगा, 6+2 ऐसे रह जाएगा। फिर गुणे यहाँ पर रहेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और पीछे भागे 2 है, इसको बटे में 2 कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, अब 1 बचा, 1 को 5 से गुणा करोगे 6 रहेगा, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना, यही तो बनेगा, 11 बन जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 11 यानी तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है पी और क्यू मिलकर जो है एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। यहाँ पर क्या बोला गया, पी और क्यू अगर ये एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है क्यू और आर अगर एक साथ में काम करते हैं तो काम को जो है 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर आर और पी एक साथ में काम करते हैं तो काम को जो है 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब की क्षमता निकालेंगे। ये तीनों का एलसीएम निकाल लो, 30, 37.5, 150, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 150, क्योंकि 37.5 से 150 कट जाता है 4 बार में। अब हमें यहाँ पर क्षमता निकालनी है, तो 30 से अगर 150 को भाग करोगे आएगा 5, ये 5 पी और क्यू की क्षमता का योग है। 37.5 से जो है 150 को भाग करेंगे तो आएगा 4, ये 4 जो है क्यू और आर की क्षमता है। यहाँ पर 150 से 150 को भाग करेंगे 1 आएगा, मतलब पी और आर की क्षमता 1 है। अब हमें यहाँ पर करा तीनों को एक साथ में काम करवाना है, मतलब हमें पी प्लस क्यू प्लस आर चाहिए। देखो जरा इन सबको जोड़ोगे, देखो क्यू यहाँ पर 2 बार है, ऐसे पी भी यहाँ पर 2 बार है और आर भी 2 बार है, मतलब इन सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r। तो 2 कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बन जाएगा। और बराबर इधर क्या करेंगे, 5 4 और 1 जोड़ेंगे, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें p प्लस क्यू प्लस आर चाहिए, p प्लस क्यू प्लस आर चाहिए, तो 10 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 से 2 को भाग कर 10 से जो है 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, मतलब इन तीनों की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है। और पूरा काम कितना है, 150, तो 150 यूनिट पूरा काम है, इनकी क्षमता 5 है। 5 की क्षमता से काम करेंगे, 5 के 5 और 5 या 15, मतलब 30 दिन लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में।
अगर तीनों एक साथ में काम करते हैं तो काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात जो है 19:13 दिया गया है। यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपये है तो उस परिवार की बचत क्या है, यह हमें बतानी है। देखो जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है मतलब खर्च है, उसका अनुपात कितना है, 19:13 है। और जो एक्सपेंडिचर है वो 29,510 रुपये दिया गया, मतलब ई का जो मान है ये हमें कितना दिया गया है, 29,510 दिया गया है। तो ये किसका, इस 13 का तो मान होगा ये 29,510 दिया गया है, इसी 13 का तो मान हो जाएगा। तो यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं। एक का मान निकालेंगे, 13 से भाग करेंगे इसको, 13 दूना 26 और उसके बाद में 3 29 31 हो जाएगा। फिर से 13 दूना 26 और 5 31 होगा, 55 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 55 को भाग करेंगे, 13 चौको 52 और फिर 3 55 31 आ जाएगा। तो ये नहीं कट रहा है क्या, 29,510। यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, परिवार का व्यय जो है 29,510 रुपये। ठीक है, तो ये कटना भी चाहिए भाई। देखते हैं एक बार फिर से चेक करते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है। 13 से भाग करेंगे, 13 दूना 26 और 26 के बाद यहाँ पर 3 बचेगा तो 31 हो जाएगा। 31 होगा, फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 बार लेकर के जाएंगे, 13 दूना 26। उसके बाद में फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, क्योंकि 31 हुआ है यहाँ पर। तो 13 दूना 26 और 5 31। उसके बाद में फिर यहाँ पर कितना जो हो जाएगा, 55 बचेगा। तो 13 चौको 52 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 29,510 हमने यहाँ पर एक कहाँ से ले आए हैं, ठीक है, यहाँ पर तो एक है ही नहीं, 29,510 है, 29,510, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं कट रहा था। अब यहाँ से एक कॉमन निकाल लो 13 से भाग करके। तो यहाँ पर सबसे पहले 13 दूना 26 हो जाएगा और 3 29 होगा, 35 हो जाएगा यहाँ पर। तो 13 दूना 26 और उसके बाद फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 26 के बाद में 4 और 5 9 हो जाएगा, 93 मतलब 2270 आ गया। एक का मान कितना आ गया, 2270 आ गया। हमसे पूछा गया परिवार की बचत कितनी है। देखो जरा यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें जो है इनकम यानी कि आय जो है 19 रुपये है, खर्च जो है 13 रुपये, मतलब 19 रुपये कमा रहा है, 13 रुपये खर्चा कर दे रहा है। तो कितना बचेगा, 6 रुपये बचेगा। एक का मान इतना है तो 6 का मान निकालने के लिए 6 से इसमें गुणा कर दो, 0 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 1 13 है, मतलब 13,620 रुपये हमारा आंसर रहेगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया। 13,620 हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, करा अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी जो है उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम अंश है, यानी कि शेष काम का जो है अंश, यानी कि जो शेष काम बचा हुआ है पूरे काम का कितना भाग है, ये हमें बताना है। देखो जो अरविंद है, हिंदी में ही लिख लेते हैं भाई, अरविंद जो है काम को 20 दिन में कर सकता है और बक्सी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, बक्सी जो है काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। ये काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 22 का एलसीएम कितना जाएगा, 110। 110 नहीं आएगा, 220 आएगा। ये 110 जो है 20 से नहीं कटता है। अब यहाँ पर जो है हमें अरविंद की क्षमता निकालनी है, 220 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 11, हाँ 11 आ जाएगा। और बक्सी की अगर क्षमता निकालनी है तो 22 से जो है 210 को भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब अरविंद की क्षमता 11 है, बक्सी की क्षमता 10 है। करा ये दोनों जो है एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में अरविंद 11 यूनिट काम करता है और बक्सी जो है 10 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 21 यूनिट काम करेंगे। 11 और प्लस 10 21 यूनिट काम करेंगे। ये काम कितना दिन तक कर रहे हैं, 5 दिन तक। तो 5 दिन का काम निकाल लो, 21 को 5 से गुणा करोगे 105, यानी कि 5 दिन में जो है 105 यूनिट काम कर लेंगे। पूरा काम तो हमारा 220 यूनिट है, 220 में से 105 यूनिट काम हो गया तो काम बचा कितना, 220 में से 105 घटा दो, कितना बचेगा, 115 यूनिट काम और बचा हुआ है। अब ये जो है जो काम बचा है ये पूरे काम का कितना भाग है, तो पूरे काम से इसको डिवाइड कर दो। पूरा काम 220 यूनिट है, इससे डिवाइड कर दो। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 23, नीचे 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब 23/44। 23/44 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर जो है दो संख्याओं का स्क्वायर किया गया है और हमें इनको सॉल्व करना है बस।
इसको हमें सॉल्व करना है। 0.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.25, और यहाँ पर प्लस 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0025। इसी को जोड़ लो। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, मतलब ये 0 की जगह पर आ जाएगा 2, दोनों को जोड़ोगे तो ऐसे आएगा 0.2525। ये आ जाएगा। ये हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, ये तीसरा ऑप्शन इसका हमारा आंसर होगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो है दिया गया, कह रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, और वो भी चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, क्योंकि ऑप्शन हमारा जितना भी है पूरा का पूरा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। देखो 600 मीटर सबसे पहले लंबी रेलगाड़ी है, ये 20 सेकंड में पार करती है आदमी को, तो 600/20 ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। चाल हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना देगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 30 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि दूरी जो है मीटर में हो, समय सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो पहले ही। 30 को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा गुणे 18/5। 5 से भाग करेंगे, 5 छक 30, 18 छक्का 108, मतलब कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। ये चाल किसकी है, क्योंकि कह रहा है विपरीत दिशा में चल रहा है एक व्यक्ति है, यानी कि रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है तो आदमी इधर आ रहा है। ये हो गई ट्रेन, ये हो गया मैन, ये दोनों चल रहे हैं, तो ये क्या है, 108 जो है दोनों की चालों का योग है। 108 जो है दोनों की चालों का योग है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो व्यक्ति रेलगाड़ी की चाल है व्यक्ति की चाल की 5 गुना है। कहने का मतलब कि अगर आदमी की चाल जो है 100 होगी तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और जब विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तब दोनों की चाल को जोड़ते हैं, तो 5x और x जोड़ेंगे कितना होगा, 6x, और 6x का मान ही 108 दिया गया है हमको। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 से भाग कर देंगे इसको, तो 18 छक्का 108 होता है, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा x का मान। हमसे ट्रेन की चाल पूछी गई, ट्रेन की चाल कितना है, 5x है, तो 5x का मान निकालने के लिए 5 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा, दूसरे ऑप्शन में हमें ये दिया गया है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 नंबर का। यहाँ पर जो है बोला गया है, कह रहा है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो हानि होती है या लाभ होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें केवल अनुपात पूछा गया। कह रहा है अंकित मूल्य के कितने पर बेचते हैं, 16/25 पर, तो जो जिस पर बेचते हैं वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। कह रहा है जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, अंकित मूल्य का 16/25 है, मतलब अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है उसका कितना है, 16/25 है। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो ये अंकित मूल्य अगर इधर लेकर गया होगा तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य SP और बटे अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। हमसे अंकित मूल्य पहले पूछा गया, विक्रय मूल्य बाद में पूछा गया, इसको उल्टा कर लो, कि यहाँ पर SP ऊपर है MP नीचे। यहाँ पर अगर MP ऊपर करोगे और SP नीचे करोगे, या फिर SP बगल में लिख करके अब अनुपात लगा दो, इसका मान कितना हो जाएगा, जो 16/25 था ये भी उल्टा होकर के 25/16 यानी 25/16 बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो 16 और 25 का एक ही ऑप्शन था तो पहला ही लगाते आप, लेकिन कभी भी गलती मत करना। यहाँ पर जो है जब भी आपसे अनुपात पूछा जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर अनुपात पूछा जाए तो वहाँ पर सीरियल जरूर चेक कर लेना कि हाँ किसको पहले पूछा गया, किसको बाद में पूछा गया। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो कोई भी सामान जो है 100% का होता है, 100% का होता है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 100% है, ऐसे मान लो अंकित मूल्य अगर 100% है और छूट जो डिस्काउंट है यहाँ पर, या फिर 100% 100 ही मानो, जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, छूट जो दी जा रही है वो कितने की दी जा रही है, 35% की दी जा रही है। तो 100 में से अगर 35% घटाओ, क्योंकि 100 का 35% 35 ही आएगा, 100 में से 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। यही 65 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 1690 रुपये दिया गया, तो 65 का मान 1690 है। अंकित मूल्य मतलब हमसे 100 का मान पूछा गया, इसको 65 से डिवाइड कर दो। पहले हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13×5 = 65 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो 130 हो जाएगा। 5 का मान 130 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आएगा, 5 से 130 को भाग कर दो, 26 आ जाएगा, 26×5 = 130 होता है।
1 का मान 26, तो हमसे अंकित मूल्य मतलब 100% पूछा गया है। 1 का मान 26, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 2600। 100 का मान 2600 मतलब हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य जो वस्तु का है वो 2600 रुपये है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर जो है बताया गया है, कह रहा है रमेश का वेतन जो है रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,700 रुपये 750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। ठीक है, रमन का वेतन कितना है यहाँ पर तो होना चाहिए, रमन का वेतन कितना है ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले रमेश और रमन दो लोगों की बात कर रहे हैं। कह रहा है जो रमेश का वेतन है रमन के वेतन से 20% अधिक है। तो रमन का वेतन अगर आप यहाँ पर 20% है यानी 5x मानोगे, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। तो रमन का वेतन अगर 5x मानोगे तो रमेश का वेतन कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्योंकि इससे 20% से ज़्यादा है। तो 1/5 है तो 5 में 1 जोड़ लोगे 6 हो जाएगा। ये हो गया इनका वेतन। अब कह रहा है जो रमेश है वो कितना बचाता है 33,750 रुपये बचाता है, और ये क्या है इसके वेतन का 75% है। तो रमेश का वेतन है कितना 6x रुपये है, इसका 75%, इसके वेतन का जो 75% है वो किसके बराबर है 33,750 रुपये के बराबर है। इसको जरा सॉल्व कर लो, 25 से काटेंगे पहले इसको, 25×3 = 75 और 25 का 100, यहाँ पर आ गया 4। उसके बाद इसको और काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6 आ गया। यानी कि ऊपर अब यहाँ पर पूरा कितना बन गया, ये हो गया 9x/2 बराबर 33,750। तो 9 से इसको काट दो, 9 1 के 9, 9 से इधर काटेंगे 9 3 27 और 6 33 तो 67 होगा, 9 से 63 आ जाएगा, 4 बचेगा, 9 बचे 45 और 0। अब हमें x का मान अगर निकालना है तो 3750 में 2 से गुणा कर दोगे, 3750 में यहाँ पर क्या कर दोगे 2 से गुणा कर दोगे, तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। 37 दूना 74 होता है, 50 दूना 100 होता है, 7500 हो जाएगा। हमसे रमन का वेतन पूछा गया, रमन का वेतन कितना है 5x है, हमसे 5x का मान पूछा गया है। तो 5 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ये 0 0 और 25 हो जाएगा, 5 7 35 और 2 37 मतलब 37,500 रुपये। जो रमन का वेतन है वो कितना है 37,500 रुपये है, जो हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि 35 कर्मचारियों की औसत आय जो है k रुपये है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय जो है 19,000 रुपये हो जाती है। प्रबंधक की आय 5400 रुपये है, तो k का मान कितना है ये हमें बताना है। देखो 35 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय k रुपये है, तो इनकी आय का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 35k। कह रहा है इसी में जो है प्रबंधक की आय भी शामिल की जाती है। प्रबंधक की आय कितना है 54,000 रुपये, उसको भी इसी में शामिल कर लो मतलब जोड़ लो। अब कह रहा है अगर अब औसत निकाला जाएगा, अब देखो 35 लोग थे, एक प्रबंधक जुड़ा तो कितने हो गए 36 लोग हो गए। इनका औसत निकालोगे 36 से भाग करके तो औसत कितना आएगा 19,000 रुपये आएगा, 19,000 रुपये आएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको तो 35 के और प्लस 54,000 बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 से इसमें 19,000 में गुणा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, सबसे पहले 3 जीरो तो आएगा ही, 19 से 6 में 36 में गुणा करेंगे, 19 छक्का 114 मतलब 4 आ जाएगा, 11 बचेगा, 19 या 57 और 1 58 10 68 मतलब 68,400 आ जाएगा। ये पूरा हमारा बन जाएगा 68,400। अब हमसे यहाँ पर के का मान पूछा गया तो 35 के सबसे पहले रखेंगे बराबर, ये 54,000 ले जाके इधर इसमें से घटा देंगे तो 68,400 में से सॉरी 6,84,000, 68,400 नहीं 6,84,000 है, 6,84,000 में से 54,000 घटा देंगे तो 3 जीरो तो है ही, तो 3 जीरो ये पूरा पूरा आएगा ही। यहाँ पर 4 है, 4 में से 4 जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। और 68 में से यहाँ पर क्या करेंगे 54 घटाएंगे, 68 में से 54 है, 68 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यह है किसका 35K का मान, 35K का मान 63 है। इसको सॉल्व कर लो, 7 से मान लो काट देते हैं, 7 बचे 35, 7 9 63 मतलब ये कितना आ गया 90,000 आ गया। और K का मान निकालना है तो 90,000 को 5 से और भाग कर दो, 18 पंचे 90 मतलब 18,000 आएगा, 18,000 आएगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए, हमें बताना है। कल ही इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, कल वाले मॉक टेस्ट में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ पर हानि हो रही थी, यहाँ पर ये लाभ कमा रहा है।
एक आदमी 35 रुपये, एक रुपये में 35 कलम खरीदता है, तो सबसे पहले लिख लो 1 रुपये में कितना कलम खरीद रहा है, 35 कलम खरीद रहा है, 1/35 कर लो। अब इस पर क्या चाहिए, उसको 40% का लाभ चाहिए, तो 100% तो क्रय मूल्य होता है, 40% का लाभ मतलब 140%। इसके 140% में बेच देगा, तो अब बेच दिया हमने, निकाल लो, सॉल्व कर लो इसी को, कितना आता है, 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 35 चौका 140 होता है, 4 से 100 को काट देंगे तो आ जाएगा 25, ऊपर 1 है, यहाँ पर गुणा कर लेंगे पूरे को, 1/25 आएगा। 1/25 का मतलब क्या कि अब 1 रुपये में जो है, 1 रुपये में कितनी कलम बेचेगा, 25 कलम बेचेगा। 1 रुपये में 25 कलम बेचेगा, तभी उसको 40% का लाभ होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, 22 शिक्षकों की औसत आयु जो है 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए शिक्षक की आयु कितनी है ये हमें बताना है। देखो 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, तो एक तरीका इसका ये आप सीधा ऐसे निकाल लो, 22 और गुणे 64 कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा, 22 शिक्षकों की आयु का योग मिल जाएगा हमें। ठीक है, 22 शिक्षकों की आयु का योग मिल जाएगा। अगर 22 का हमें योग मिल गया, अब उसके बाद में करा है इसमें जो है एक नया शिक्षक भी आता है। नया शिक्षक आता है, वो कितने साल का है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं वो ए साल का है। अब कितने लोग हो गए हैं, अब जो है 22 लोग थे और एक और जुड़ गया, तब कितने हो गए, 23 लोग हो गए। अब करा ऐसा करने से औसत में क्या होगा, 1 साल की वृद्धि हो जाएगी, मतलब औसत पहले 64 था और अब औसत कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, देखो 22 को 64 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1400 वाट, और प्लस में ए है, बराबर क्या कर देंगे, 23 को 65 से गुणा करके निकाल लेंगे हम इसका मान। 23 को 65 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1495। अब ए का मान निकालना, तो 1495 में से 1408 घटा दो, 1495 माइनस क्या हो जाएगा, 1408 हो जाएगा। 1400 पूरा घट ही रहा है, 95 में से 8 और घटा देंगे, तो 95 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा आई थिंक ना, 87, क्योंकि 87 और 3 90 और 5 95, ठीक है, 87 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो नया शिक्षक आ रहा है उसकी आयु कितनी, 87 वर्ष है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये है। दूसरा और किस तरीके से आप कर सकते हो, तो दूसरा तरीका बिल्कुल ईजी सा है। देखो अगर जो है नया शिक्षक आ रहा है तो सबकी आयु कितनी हो रही है, 64 वर्ष पहले औसत थी, अब 65 हो जा रही है। अगर 65 हो जा रही तो अपना जो औसत है 65 वो तो लेकर के आएगा ही, और साथ में क्या 22 शिक्षक जिनकी आयु 64 वर्ष हो रही थी उनकी भी 65 कर देगा, मतलब कि 22 वर्ष अपने साथ में और लेकर के आएगा। 65 और 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 87 आ जाएगा। बस एक लाइन का आंसर था। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर हमारा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। बडमास का रूल फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 27 और 50 को गुणा करेंगे, 25 से भाग कर देंगे, तो हम गुणा ना करके पहले भाग करते हैं। इनको एक साथ में लिख लेते हैं ऐसे, और बट्टे में लिख देते हैं 25, और गुणे यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 में से 14 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 को इस 5 से गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा 5, और प्लस यहाँ पर 800 को 25 से डिवाइड कर दो। 800 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 या 75 आएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5 और 25 दूना 50, मतलब 32 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देखो, 25 दूना 50 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये पूरा कितना मिल गया, 27 और गुणे 2 और गुणे 5, यानी ये 27 गुणे 10 हो जाएगा पूरा पूरा, प्लस 32। 27 को 10 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 270, और प्लस 32 इसमें जोड़ लेंगे। 270 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 302 आ जाएगा। 302 हमारा आंसर होगा, पहले ऑप्शन में हमको 302 दिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर क्रमशः 12,000 रुपये और 14,400 रुपये है, मूलधन कितना है ये हमें बताना है। मतलब साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज 12,000 रुपये है। देखो 2 साल का साधारण ब्याज 12,000 रुपये है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 14,400 रुपये है, तो मूलधन हमें बताना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता तो पहला साल इधर लिख लो, दूसरा साल इधर लिख दो। अब जो साधारण ब्याज है उसको 2 बराबर भागों में बांट दो। साधारण ब्याज 12,000 है, मतलब कि 6,000 पहले साल का ब्याज होगा, और 6,000 ही दूसरे साल का साधारण ब्याज होगा। अब उसके बाद में जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें से क्या करो आप, सीधा साधारण ब्याज घटा दो बस। 14,400 में से अगर 12,000 हम घटा देंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 2,400 आएगा। ये 2,400 क्या है, ये भी दूसरे साल का ही ब्याज होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज में होगा बस।
ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2400 रुपये। तो अब यहाँ पर क्या, ये जो 2400 रुपये ब्याज मिला है ये क्या है, पहले साल के ब्याज का ब्याज है, मतलब ये 6000 पर ब्याज मिला हुआ है। ये जो ब्याज है 2400, ये किस पर, ये 6000 पर निकला है, ये 6000 पर ब्याज मिला है। तो 2400 रुपये अगर 6000 पर ब्याज मिला तो कितना परसेंट रहा होगा, 2400 और बटे में यहाँ पर 6000 रख दो, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके हम रेट निकाल लेते हैं। रेट निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो ये कट जाएगा, बाकी 1 जीरो यहाँ से कटेगा, और 6 चौको 24 मतलब 40%। कहने का मतलब जो रेट थी यहाँ पर, जो ब्याज दर थी वो कितनी थी, 40% थी। अगर अब ब्याज दर हमें 40% मिल गई है तो आगे हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मूलधन अगर हमें निकालना है, मूलधन मान लेते हैं P, मूलधन और गुणे दर, दर कितना है 40% है, गुणे समय कितना लग रहा है 2 साल का लग रहा है, और बट्टे 100 हो जाएगा। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, 12,000 रुपये दिया गया है, तो 12,000 के बराबर करके इसी को सॉल्व कर लो। अब 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, बाकी यहाँ पर 4 दूनी 8, और 8 से 112,000 को भाग कर देंगे, 10 से भी गुणा करेंगे। P का मान कितना हो जाएगा, 12,000 पहले से था, गुणे ये वाला 10 भी यहीं पर आ जाएगा, बटे कितना होगा 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे, 15 8 120, मतलब ये बन जाएगा 1500। 1500 को 10 से गुणा करेंगे, 15,000 रुपये आंसर आएगा। 15,000 रुपये हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, करा किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है ये हमें बताना है। सीधा सा यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जो है हमने शायद इससे पहले नहीं, मतलब लेकिन यहाँ पर जो आपका इससे पहले 4 लेक्चर हुआ है, ठीक है, यानी 4 पेपर हुए हैं, उसमें भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन रह चुके हैं। कह रहा है 20 साल में जो है प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है, धनराशि हम 1 रुपये मान लेते हैं, ये मूलधन हो गया, और दर कितनी है, दर हमें नहीं पता, दर ही हमें निकालनी है, गुणे दर हो गया, समय कितना है 20 साल दिया गया है, और बटे होता है 100, यही होती है साधारण ब्याज। ये कितना है, धनराशि का जो है 2/5 है, 2/5 लिख दो सीधा सा। इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पर 20 से काटेंगे इसको, 20 पंचे 100, ये 5 से 5 भी काट दोगे, मतलब R बराबर सीधा कितना आ जाएगा 2%, R बराबर 2% आएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो है बोला गया है, बोल रहा है, करा उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है, और जिसका क्षेत्रफल 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो यहाँ पर जो आधार है वो क्या है, ऊंचाई का 5/7वां भाग है, ऊंचाई का जो है 5/7वां भाग, तो ऊंचाई अगर हम 7x मान लेते हैं तो आधार कितना हो जाएगा, 7x का 5/7 निकालेंगे तो ये 5x आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला तो पता है भाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 5x है, और ऊंचाई कितना है 7x है, बराबर क्या होगा क्षेत्रफल जो हमें दिया गया उसी को रख देंगे 18.207। इसको अब जरा सॉल्व करो, यहाँ पर देखो 2 से पहले इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, देखो ये हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर बराबर 2 से इधर गुणा होगा, मतलब ये बन जाएगा 18.207 और गुणे 2। 35 को भी बटे में ले आओ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 18.207 गुणे 2 और बटे 35 बटे 35। अब इसको हम पहले डिवाइड कर देते हैं, मान लो 7 से, ये जाएगा 7 पचे 35, और 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 4 18, उसके अंदर दशमलव लगेगा, 7 संग 42 हो जाएगा, और फिर 0 1 ये आ जाएगा, मतलब ये बन गया 2,601 और गुणे 2/5। अब 5 से इसको और डिवाइड कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, चलो 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 1 के 2 0, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, और बट्टे में आ जाएगा 5। अब इसको 5 से फिर डिवाइड कर दो, 5 1 के 5, और 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा सबसे पहले, उसके बाद में 0। अब यहाँ पर देखो 20 में टेबल लेकर के जानी 0 4 होगा, उसके बाद में फिर से 2 है तो 2 में टेबल जाएगी नहीं, फिर से 0 और 20 बनेगा तो 4 बार लेकर के चले जाएंगे, मतलब यह आएगा 1.0404। एक्स स्क्वायर का मान ये आ गया 1.04 और 04। अब अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा √1.0404। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 1 दशमलव यहाँ पर 0404 है, मतलब ये सबसे पहले कितना बनेगा 02 बन जाएगा, यानी 002 बनेगा 00, क्योंकि 4 अंक 02 बन जाएगा बस,
कि x बराबर कितना बनेगा 1.02 बन जाएगा। अब x का मान अगर 1.02 आ गया तो इसको अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, हमसे जो है क्या पूछा गया, इसका ऊंचाई पूछी गई। ऊंचाई का मतलब हमसे 7x का मान पूछा गया। 7x का मान के लिए यहाँ पर क्या करोगे, इसी में 7 से गुणा कर दो, ये 7x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 7.14 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 7.14 सेंटीमीटर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का, और ये क्या होगा आपका लास्ट क्वेश्चन भी रहता है 20 नंबर जो है, क्योंकि टेस्ट में जो है केवल या जो पेपर है, पेपर में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। 70% को जो है 20% लाभ पर बेचते हैं, यानी जो कुल वस्तु है उसको हम यहाँ पर चलो मान लेते हैं कि 10 वस्तुएं हैं हमारे पास, 10x या फिर 10x वस्तुएं हैं। अगर 10x वस्तुएं हैं तो 10x का अगर आप 70% निकालोगे तो कितना आएगा, 7x आएगा। और 10x का बाकी 7x इधर हो गया तो बाकी क्या बनेगा, 3x इधर बनेगा। अब कह रहा है कि जो 70% है, मतलब जो 7x है, इसको क्या करते हैं 20% के लाभ पर, यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है कितने का, 20% का, और बाकी पर जो है लॉस होता है 10% का। लॉस होता है यहाँ पर कितने का, 10% का। कह रहा है कुल लाभ प्रतिशत, लाभ जो है प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, 7 वस्तुओं पर कितना होगा, 20 सत्ते 140, यानी कि 140% का 140% का प्रॉफिट हो जाएगा, 140x हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक वस्तु पर इसको जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3x वस्तुओं पर कितने का होगा, 3 नंबर 30%, सॉरी हानि हो रही है। एक वस्तु पर इसको 10% की हानि हो रही है, तो 3x वस्तुओं पर कितने की होगी, 30x की हानि हो जाएगी। तो लाभ में से हानि घटा दो, और यहाँ पर कह रहा है जो है कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसको क्या करना है हमें, ये जो 10 टोटल है इस पर डिवाइड भी करना है, 10x में डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि हमें हर वस्तु पर निकालना है। तो 10x से डिवाइड कर देंगे इसको, 140x में से जो है 30x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110x बचेगा, और नीचे जो है 10x हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, x कट जाएगा, यहाँ पर 0x, यानी कि बचेगा 11%। उसका जो कुल लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 11% है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब देखो सीधा सा ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो 70% जो है 10-20% के लाभ पर बेचते हैं, तो चाहो तो आप सीधा ऐसे सीधा गुणा कर दो, 70 गुणे 20 कर दो, बस 70 गुणे 20 से कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पैसे कर लो। बाकी को जो है 10% की हानि, तो बाकी बचा कितना, 70% यहाँ पर निकल गया, बचा 30%। 30% को आप 10 से गुणा करोगे 300 आएगा, यहाँ पर 300 कर दो। पहला वाला प्लस में था तो माइनस, दूसरा वाला सॉरी पहले प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस, बाद में हानि हो रही तो माइनस, और इसको क्या करो पूरा 100 से भाग कर दो बस। 1400 में से 300 घटाएंगे 1100 आएगा, 1100 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11% आएगा। परसेंट में यहाँ पर बताना है, दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। और हाँ 1 मिनट, यहाँ पर जो है एक डाउट था, ठीक है, यहाँ पर डाउट था कि 14 नंबर यानी जो पिछले चैप्टर में यानी पिछले मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किया था, वहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन हमें रिपीट करना था। चलो ये वाला क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है ये हमें बताना है। देखो क्या कर रहा है, वो 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान है, वहाँ पर पहुँचने के लिए उसकी चाल को जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाती है। पहले उसकी चाल मान लो हम x मान लेते हैं, तो 300 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो x की स्पीड से तय करेगी तो 300/x घंटे लगेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी चाल को जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे कि यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा 300 किलोमीटर की दूरी को ये किस स्पीड से तय करेगी, x + 10 की स्पीड से तय करेगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 60 मिनट का आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 60 मिनट का डिफरेंस आएगा, या फिर 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। 1 घंटे के बराबर कर लो इसको। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे तिरछा गुणा कर लो पहले, ठीक है। तिरछा गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 300x हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3000, 10 से जब गुणा करेंगे तो, और माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा 300x, और बटे में बनेगा यहाँ पर x × x + 10 बराबर होगा 1 के। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो गया 300,000, और बराबर ये x × x + 10, 1 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा x × x + 10 हो जाएगा।
अब आप देखो x का कोई ऐसा मान मानो कि x में जो है यानी कि वो x का मान रखें, उसमें 10 जोड़ के जो है दोनों को गुणा करें तो 3000 आए। तो x का मान यहाँ पर आप क्या गेस करोगे? x का मान यहाँ पर क्या रख लो आप? 50 रख लो। गेस करना ही आसान होता है। 50 रखोगे तो ये कितना बनेगा हमारा? ये बन जाएगा 60। और 50 × 60 कितना आता है? 3000 आता है। मतलब कि उसकी जो सामान्य चाल थी वो कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि बाद में जो है क्या कर रहा है, उसकी सामान्य चाल में जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की गई। यानी जब 60 चाल कब हुई? जब 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। सामान्य चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक्स का मान कितना आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो आई होप अब डाउट सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, देखो जितने किसी का भी डाउट रहता तो आप कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, हम क्वेश्चन को अगले लेक्चर में बता देंगे आपको। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, और अगर सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो इसको उन बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें, यानी कि एटलीस्ट उनकी हेल्प ज़रूर हो जाए। तो ऐसे बच्चों के साथ में आप क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का मतलब कि फ़ायदा, या किसी को अगर मान लो कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उसको नहीं पता है, तो उसको जो है वो वाली चीज़ें प्रोवाइड करना, या आप लोगों को जिसको भी पता है तो उसका एक कर्तव्य होता है कि उसको जो है वो वाली चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करवाए वो, क्योंकि पॉसिबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।